देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात वाकई आज हम देश के लोगों के साथ करेंगे और यह अपने आप में एक पहला प्रयोग होगा जिसमें आप देखेंगे कि आम आदमी भी किस तरह की खबर देखता है और खबरों का क्या असर उस पर होता है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। और इसके अलावा तमाम अहम खबरें, प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा कितनी सफल हुई है ये आपको बताएंगे और देश में क्या हाल है। 500 और 1000 नोटों को विदा कहने के बाद एटीएम आज खुले तो उस पर किस तरह की भीड़ उमड़ी ये हम आपको दिखाएंगे और लोग कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं। देश की बात आज पूर्वांचल से हो रहा है, इसलिए बात पूर्वांचल की भी होगी क्योंकि जापान के बाद सीधे प्रधानमंत्री गाजीपुर आने वाले हैं और परिवर्तन जो रैली चल रही है बीजेपी की उसको और ज्यादा कहा जाए कि तेजी देने के लिए और कहा जा रहा है कि गाजीपुर की ये यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी की वो अभूतपूर्व होने जा रही है। जैसी कि तैयारी चल रही है वैसा लग भी रहा है कि वो अभूतपूर्व ही होगा, लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि पूर्वांचल आखिर प्रधानमंत्री मोदी से, जो कि पूर्वांचल से ही इस वक्त सांसद हैं, क्या चाहता है पूर्वांचल उनसे। और ये सब कुछ जानेंगे हम आज देश की बात में। और न केवल यही होगा बल्कि होगी कानूनी दुनिया की भी बात और किस तरह से जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और अदालत में रस्साकशी चल रही है ये भी हम देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि अमित शाह ने क्या कहा है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी जब एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए तो किस तरह का नजारा वहां पर रहा। और साथ ही बात यूपी के सियासत की भी होगी क्योंकि हम पूर्वांचल में हैं इसलिए पूर्वांचल प्रमुखता होगा ही होगा। और साथ ही यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। एपीएन की विशेष मुहिम कुशीनगर महोत्सव जो एक बार फिर से पूर्वांचल में हो रहा है उसके क्या नजारे हैं ये हम आपके सामने रखेंगे। और ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही आज व्हाइट हाउस में क्या कर रहे थे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को और ताजे सफर को अलग अंदाज में। देश की बात में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों जापान में है, वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से उन्होंने भी मुलाकात की और कई ऐतिहासिक दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। खासकर परमाणु को लेकर जिस तरह के समझौते वो अपने आप में बहुत दिनों से जो लंबित एक इंतजार था, लंबित एक समझौता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जापान के सरकार के साथ किया है जिसे बड़ी सफलता कहा जा रहा है। न केवल इतना ही बल्कि दोनों देशों के विकास में एक दूसरे की सहभागिता कैसे होगी, दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर सांस्कृतिक रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से समझौता किया है। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नजदीकी है जापान से वो अपने आप में अनूठी है और खासकर वहां के जो विकास है उसको किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भारत में लाना चाहते हैं ये सब कुछ वो पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के क्या मायने हैं और किस तरह के समझौते हैं देखिए आप इस रिपोर्ट में। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ अटकी सिविल न्यूक्लियर डील कराने में कामयाब हो गए। परमाणु समझौते पर कई सालों से बात चल रही थी, लेकिन 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में हुए हादसे के बाद जापान ने पहली बार ऐसे किसी देश से परमाणु समझौता किया जिसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। Today's signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. 6 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच हुई बातचीत के बाद ये डील हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी से समाज में शांति और समाज में स्थिरता आएगी। भारत और जापान एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। Deeper economic engagement, growth of trade, manufacturing and investment ties, focus on clean energy, partnership to secure our citizens, and cooperation on infrastructure and skill development are among our key priorities.
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यापार सभा को संबोधित करते हुए मेक इन इंडिया मेड बाय जापान का नारा दिया था। उन्होंने इंडो जापान फोरम के बिजनेस लीडर्स और कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं। ब्रेक के पहले हमने आपको ये खबर, और यहाँ देश में बहुत कुछ हो रहा है। विदेश में प्रधानमंत्री कुछ चाह रहे हैं भारत के लिए, लेकिन यहाँ देश के जिस तरह को, हालांकि आज के लाइन इतने लंबी कतार कि आम आदमी को परेशानी, लेकिन इसको लेकर किस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, बड़ा दिलचस्प रहा। इस बीच एक और बड़ी दिलचस्प बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री इंडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव प्रधानमंत्री ने 75,000 नोटों को बंद करने की घोषणा की है। उनके ट्विटर के फॉलोअर्स कम हो गए हैं। ट्विटर के फॉलोअर्स कम होना कोई बड़ी बात नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन आम इस तरह से है। देखिए इस रिपोर्ट में। 2 दिन की बंदी के बाद शुक्रवार को देश में कई जगहों पर एटीएम खुल गए। हालांकि एटीएम खुलने का कोई निश्चित समय नहीं था। कहीं एटीएम सुबह 10 बजे ही खुल गए, तो कहीं खासकर मुंबई के कुछ इलाकों में दोपहर 2 बजे तक भी एटीएम बंद पाए गए। जब तक एटीएम 24 घंटे चालू रहने वाला, आज 10 बजे भी शुरू नहीं हुआ, जो 48 घंटा हो गया। 100 वाली नोट नहीं है मार्केट के अंदर। व्यापारी बेचारा रो रहा है, पैसा नहीं है। बैंकों की तरह एटीएम के बाहर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके चलते लोगों में नाराजगी रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया। भारी भीड़ के चलते यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने जब व्यवस्था को संभालने की कोशिश की, तो गुस्साई भीड़ ने बैंक में जमकर तोड़फोड़ कर दी और बाद में रोड जाम कर पथराव भी किया। इस हंगामे के बीच 1 साल की बच्ची भी घायल हो गई। इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस फोर्स जो भी है उनको व्यवस्थित कर रहा था। हो सकता है उसमें भगदड़ में चाहे जैसे भी हो, एक छोटी सी बच्ची आई थी बैंक में, 10-12 साल की होगी, माँ के साथ आई होगी, उसको थोड़ी चोट लग गई सिर में। उस बात को लेकर के यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होकर के बैंक की खिड़की तोड़ना। पुराने नोट की बंदी जानलेवा भी हो गई। कानपुर में 65 साल की महिला सन्नो को पुराने नोट बंद किए जाने का सदमा इस कदर लगा कि उनकी मौत हो गई। दरअसल सन्नो करीब 20 साल से अकेले ही घर पर रहती थी। सन्नो ने एक पाई जोड़कर अपने बुढ़ापे के लिए 2,69,000 रुपए अपने बुढ़ापे के लिए जोड़े थे और उन्हीं रुपयों से वो अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन जब 500 और 1,000 के पुराने नोटों की बंदी की खबर आई, तो वो बेहद परेशान हो गई। सन्नो जब अपने रुपयों को गिन रही थी, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। कोई नहीं, सब आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। जब गलत काम था तो सब आते जाते थे। क्या लगता है कि पैसे के चक्कर में लोग सब पैसे के चक्कर में सब लोग आ रहे हैं। सब लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी है, कोई किसी का नहीं। मिर्जापुर में सुबह जब लोग गंगा स्नान के लिए गंगा नदी के किनारे पहुंचे, तो 1000 और 500 के नोट बहते देख आश्चर्यचकित रह गए। लोगों का मानना था कि किसी ने अपने काले धन के टुकड़े कर गंगा नदी में बहा दिए। नारघाट आया था, यहाँ हल्ला हुआ, लोगों में हल्ला हुआ है कि जो है भारी मात्रा में 1,000 का नोट फटा हुआ गंगा जी में बह रहा है। तो हमने आया, जो है नाव पर सवार होकर देखा, तो जो है भारी मात्रा में फटा हुआ नोट जो है गंगा जी में बह रहा है और देखने से लग रहा है कि किसी का जो है काला धन उजागर हुआ है। फिलहाल पिछले 48 घंटों में जिस तरह नए नोटों को लेकर अफरा तफरी का माहौल दिखा, उससे ये साफ हो गया कि सरकार की तैयारी नाकाफी थी। शुक्रवार को देश भर के 1 लाख एटीएम में पैसे डाले गए, जो भारत की विशाल जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ गए। लाइन में लगे लोग इंतजार करते रह गए। एटीएम का पैसा खत्म हो गया। कई जगहों पर अचानक उमड़ी लोगों की भीड़ के डिमांड को देख एटीएम मशीनें भी आउट ऑफ सर्विस का मैसेज दिखाने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AP।
लेकिन इस बीच राहत की खबर आम जनता के लिए ये है कि सरकार ने जो अवधि थी 500 और 1000 नोट खर्च करने की, उसे 72 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। और अब आप चाहें कि अगर रेलवे का टिकट बुक कराना है आपको, या फिर हवाई जहाज का टिकट खरीदना है, या फिर पेट्रोल पंप पे आपको अगर पेट्रोल भरवाना है, तो आप 500 और 1000 के नोट खर्च कर सकते हैं और 72 घंटे तक। और इसकी मुख्य वजह यह भी है कि बैंकों में जो नकद था, जो कैश था, 2000 और 500 के जो नोट पहुंचने थे, वो अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे थे, इसलिए ये अवधि बढ़ाई गई है। लेकिन इसको लेकर जो परेशानी हुई है आम आदमी को, या इस फैसले को लेकर जो विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया हमें पूर्वांचल में मिल रही है, इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार किसी चैनल ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लिया है। इतनी बड़े संख्या में हमारे साथ तमाम दर्शक, तमाम लोग मौजूद हैं, और सबके मन में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया है, और सभी चाहते हैं कि देश की बात में हिस्सा अपना दिखाएं। और जाहिर सी बात है कि बात देश की हो रही है, तो आपकी भी बात रखी जाएगी। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, मैं जरूर चाहूंगी कि आपके पीछे जितने तमाम लोग बैठे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते हैं, इस देश की समस्या को भी समझते हैं, और 500 और 1000 के नोट को भी समझते हैं, और काले धन के मसले को भी समझते हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनकी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं तत्काल प्रभाव से। अनामिका, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और पीसीआर तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन लोगों की आवाज जिन लोगों की आवाज हमें पहुंचानी है पूरे देश के सामने, उनकी आवाज हम जरूर थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन इस बीच में आपको ये जरूर बता दूं कि 48 घंटे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को ठीक 8 बजे ये घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से, यानी कि 4 घंटे के अंदर 12 बजे के बाद अवैध हो जाएंगे, और केवल 48 घंटे का वक्त दिया उन्होंने आम आदमी को कि यदि बहुत जरूरी है, जैसे कि रेल का टिकट खरीदना आपके लिए जरूरी है, या कहीं आप हवाई यात्रा पे जाना चाहते हैं, या पेट्रोल लेना आपके लिए जरूरी है, या दवाई आप खरीदना चाहते हैं, हॉस्पिटल में आप हैं, तो केवल 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप 500 और 1000 के नोट खरीद सकते हैं। और उसके बाद चूंकि इतनी अफरा तफरी मची, बैंक एक दिन के लिए बंद था, फिर बैंक खुले तो इतनी लंबी कतारें थी, और बैंक के पास कैश नहीं था, हर जगह नो कैश के बोर्ड लगा दिए गए, कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 3 बजे, और लोगों तक जो पैसे थे वो पहुंच नहीं पाए। अब आज जिस तरह से एटीएम खुला, एटीएम के भी वही हालात रहे, एटीएम में भी पैसे नहीं थे। जाहिर सी बात है कि इससे आम आदमी का काफी नाराजगी भी रही लोगों में, और नाराजगी आम लोगों में तो रही ही, राजनेताओं में भी रही, और इसे विपक्ष भी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहा है, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी ने इस मसले पर क्या कहा है, देखिए उनकी ये प्रतिक्रिया। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जनता को हो रही तकलीफ का फिलहाल कोई इलाज नहीं दिख रहा है। कभी बैंक में पैसा खत्म हो जा रहा है, तो कभी एटीएम खुल ही नहीं रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक की शाखा पर पहुंचे और परेशान लोगों से उनका दुख दर्द माता। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। वहीं सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पुराने नोटों को लेकर तारीख बढ़ाने की बात दोहराई, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गरीब विरोधी बताया है। अगर वो काला धन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन जहाँ तक लूट का सवाल है तो मेरी राय ये थी, थोड़ा समय दे दो। लूट तो बदलना जरूरी है, वरना काला धन नहीं आएगा, ये भी है।
लेकिन थोड़ा समय देर लगा। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने 1 महीना दिया, पूरा सितंबर दिया, ये सही भी है। Poorly implemented, hasty decision, and it hasn't been thought out. This is number one. So it's causing inconvenience across the board. Number one. Number two, what is the guarantee that you're going to stop the production of black money? You have taken no measures to do that. None at all, because again from day after, the generation of black money will in fact start again, and you are encouraging it now by making 2,000 rupee notes. So the suitcases will only become smaller. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और दवा की दुकानों पर 500 और 1000 के पुराने नोटों की स्वीकार्यता को कम से कम 30 नवंबर तक बढ़ाने की अपील की थी। अखिलेश ने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी अपनी जरूरतों के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर है, जहां पैसों में लेन देन होती है। ऐसे में 500 और 1000 रुपए के नोट का चलन अचानक बंद किए जाने से खासकर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आपने देखा किस तरह से विभिन्न राजनेता जो है, विभिन्न राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो हैं, वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से ये आग्रह किया कि किसी भी तरह से कुछ देर का मोहलत और दिया जाए, कुछ देर की मोहलत और दी जाए, कुछ और वक्त दिया जाए। ममता बनर्जी ने इसे तानाशाही फैसला करार दिया था। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है प्रधानमंत्री मोदी की, और राहुल गांधी के गुस्से को भी देखा आपने। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फैसला आम जन के लिए किया गया था, वो अब राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है। 2017 में 5 राज्यों में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि अब इसको और भी भुनाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और इसी का कुछ नजारा अमित शाह के कुछ बयानों में भी दिखा। अमित शाह ने इस मामले पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। काले धन को लेकर विपक्ष के तीखे हमलों के बाद बीजेपी ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती, मुलायम, केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपना असली चेहरा जनता को दिखा दिया है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो। अमित शाह ने मायावती पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार का यह कदम उनके लिए आर्थिक इमरजेंसी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। नोटबंदी को गरीब विरोधी बताने पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी से सफाई मांगी। तो वहीं लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस कदम से चुनावी राजनीति साफ होगी। 500-1000 रुपीस के नोट्स का यह चलन बंद कर दिया है। लोगों ने कहा कि इसमें जल्दबाजी की, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसमें और समय देना चाहिए था। बहनों भाइयों, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। यह डिसीजन वेल कंसीडर्ड डिसीजन है और बहुत दूर की सोच कर यह निर्णय किया गया है। राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव की 500 और 1000 के नोटों पर महीने के आखिर तक रोक हटाने की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में नोटबंदी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कोई जवाब नहीं दिया, तो लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश सुनाया और उन तमाम नेताओं को सुनाया जो आपके प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप जो कि जनता जनार्दन है, वो क्या सोचती है इस मुद्दे पर, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को ले रही है आम जनता, खासकर पूर्वांचल के लोग और कुशीनगर के लोग किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। दिन भर से आज मैंने कई लोगों से बात की और मुझे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, और ये वो प्रतिक्रिया है जो बिल्कुल ग्रास रूट यानी जमीनी प्रतिक्रिया जिसको हम कह सकते हैं वो है, जहां किसान भी हैं, जहां आम आदमी भी है, जहां एक बेरोजगार भी है, जहां एक नव युवा भी है जो नए उत्साह से भरकर नए भविष्य की कल्पना कर रहा था। वो सब कुछ किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले को ले रहे हैं,
क्या उनकी प्रतिक्रिया है। देश की बात में अब उनकी बात करते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, मैं जरूर जानना चाहूंगी, आपके पीछे तमाम लोग हैं जो कि हमारे इस कार्यक्रम के खास सहयोगी हैं, सभी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं और जरूर इसमें शिरकत भी करना चाह रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है उनकी प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर, 500 और 1000 के नोट बंद करने पर? किस तरह की दिक्कत और किस तरह से इसका स्वागत वो कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले की, तो जाहिर है कि इसे माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी चोट है भ्रष्टाचार के ऊपर। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई है तो वो है आम जनता। दूध खरीदना हो या फिर सब्जी या फिर बैंक में फीस जो रखी हुई है उसको निकालना हो या फिर तमाम वो रोजमर्रा के काम जिसको आम जनता करती है, उसको लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। आज हमारे साथ कुशीनगर की जनता यहां पर मौजूद है, जिससे जानेंगे हम कि आखिर वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कितना नुकसान हो रहा है उन्हें या कितना फायदा देखते हैं वो इस फैसले में अपना। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी ने जिस तरह से 500 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया है, गैर कानूनी माने जाएंगे अब वो पुराने नोट, कैसे लेते हैं आप इसको? बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। इतना अच्छा काम किया है कि देश के 10% जो काला धन रखने वाले लोग हैं, केवल उन्हें परेशानी है। सामान्य जनता को थोड़ी परेशानी है, सामान्य जनता को थोड़ी परेशानी है। बैंक बहुत परिश्रम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं था, सब लोग बड़े नोट, छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ा नोट रखा था। सब्जी खरीदने में परेशानी हो रही है, पेट्रोल लेने में परेशानी हो रही है, बैंकों से भुगतान लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये काम लाजवाब मोदी जी ने किया है और और जैसा कि हम कह रहे थे कि लोग ये मानते हैं कि ये सबसे बड़ी चोट है करप्शन के ऊपर, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको दिक्कत नहीं होती रोजमर्रा के काम निपटाने में? जी नहीं, मोदी जी माई आइडियल ये बहुत ही बढ़िया किए हैं कि जो ये सबसे बढ़िया ये बात है कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज हुआ है ये, क्योंकि इससे हमारे और हमारे फ्यूचर में जो भी बाहर काला धन बचा हुआ है ये आएगा और वापस हम लोग हमारे फ्यूचर हमारे साथ साथ और स्टूडेंट के फ्यूचर ब्राइट होंगे। और मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू। तो तारीफें मिल रही मोदी जी को फिलहाल, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे आम जनता को जितना सफर करना पड़ा है, 2-3 दिनों के भीतर ही पेट्रोल पंप से लोग लौट रहे थे, मारपीट की नौबत आ गई, कुछ किराने की दुकान के लोगों ने सामान तक नहीं दिया, क्या ये दिक्कतें नहीं आती? देखिए, कोई बीमारी होती है, दवा थोड़ा कड़वी होती है, उसको खाना पड़ता है बीमारी को ठीक करने के लिए। मोदी जी का ये फैसला राष्ट्रीय महत्व का फैसला है। उस आतंकवाद पर एक करारा चोट दिया है मोदी जी ने। आज हम भारत के रहने वाले हैं, भारत में इंडियन करेंसी चलनी चाहिए, लेकिन इंडिया करेंसी छप रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने जर्मनी से उस पेपर को चुराया और वहां से आतंकवादियों के हाथ में नोटों की खेप दी जाती है और उस नोट के बल पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। मोदी जी का यह फैसला ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। 2-3 दिन की परेशानी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मैं बैंक वालों से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो जनता की सेवा तत्परता से करें। देखिए, कोई भी समस्या का समाधान करने में समय लगता है। यदि नोट कहीं छपती होगी एक जगह भारत में और उसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नागालैंड से मिजोरम तक पहुंचाने में समय लगता है, तो वो नोट धीरे धीरे पहुंचेगी और जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जनता की समस्याएं दूर हो रही हैं, ये लोगों का मानना है कि दूर हो जाएंगी भविष्य में, कुछ दिनों की दिक्कत है ये। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फैसला है, आखिर 2000 के नोट तो आ ही जाएंगे बाजार में, क्या उससे कालाबाजारी करप्शन नहीं होगा? मुझे इस बारे में कहना है कि माननीय मोदी जी इस देश की जनता को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि जब पहले मोदी जी सरकार पहली सरकार बनाए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया सबके खातों में देंगे, और अब करीब 2.5 साल की सरकार हो गई, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया और उन्होंने सभी गरीबों से खाता खुलवाया, जनधन का खाता खुलवाया। उसके बाद माननीय मोदी जी ने सभी गांव के गरीब के लोगों को उन्होंने कहा कि आप अपना राशन कार्ड का ऑनलाइन कराइए। अब तक राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहे हैं और राशन कार्ड नहीं बने। उसके बाद माननीय मोदी जी ने जो योजना बनाई वह लोगों के लिए जो काला धन की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि माननीय मोदी जी जब आप काले धन की बात करते हैं तो पहले उन करोड़पतियों से, जो इस देश के नेता हैं
जिनके पास अरबों रुपए, जो खरबों रुपए देश की पूरे दूसरे देशों में जमा है, उनको उस काले धन को ले आइए। यहाँ की गरीब जनता जो 1500 अपने पास रखी है, वो पैसा तो वो अपने आप डर के नाते दे देगी। और वो जो रुपया है, अभी आप टीवी में देख रहे हैं, बहुत लोग मौत की घाट उतर गए। माननीय मोदी जी जो देश की जनता को भटकाना चाहते हैं, जो यहाँ की, ठीक है, अब माना कि जा रहा है कि अब पाकिस्तान जिस तरह से भीतर घात करता है हमारे ऊपर, उसके हाथ पैर कट जाएंगे इस फैसले से, मानते हैं आप? पाकिस्तान तो सबसे बड़ा नकली नोटों का कारोबारी करता है, वो तो इससे भूखमरी का शिकार हो जाएगा। और हमारे मोदी जी यह जो काम किए हैं वह इस राष्ट्र के लिए अमर हो गए हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। और तमाम ऐसे जो भारत विरोधी जो राष्ट्र हैं, इसी पैसे से, इसी काला धन से वो भी नष्ट हो जाएंगे। और जय जय मोदी, हर हर घर घर मोदी का नारा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। जी अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम अन्य लोग भी हैं जो बोलना चाहते हैं और उनसे हम ये भी जानेंगे न केवल इस मसले पर, बल्कि पूर्वांचल का मसला उनके दिल के बेहद करीब है, उस पर जरूर जानेंगे, उनके पास आएंगे। इस वक्त जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं, 14 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी गाजीपुर आएंगे, जाहिर सी बात है कि ये प्रतिक्रियाएं उनके उत्साह को और बढ़ाएंगी। जिस तरह से तालियां बजी हैं प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर, और इस फैसले को लेकर हो सकता है कि थोड़े बहुत संशय में हो प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उनका संशय थोड़ा सा जरूर दूर होगा। इस बीच एक और खबर है, पाकिस्तान की बात चल रही थी। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में भी पीपीपी ने मांग की है कि वहां पर 5000 और 10,000 के जो नोट चलाए जाते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। और पाकिस्तान की आवाम ने उन तमाम नोटों को बाहर निकालकर उनकी होली जलाई है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे दोस्ती करें या दुश्मनी, असर उनका पूरा होता है पाकिस्तान पर, ऐसा लग रहा है। बहरहाल असर प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल पर कितना होगा, ये हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। 21 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर आए थे, बड़ी उम्मीद जगी थी, बड़ी बातें भी हुई थी और तरह तरह के वादे भी हुए थे। कहा यह जा रहा है कि जब गाजीपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और नई घोषणाएं करेंगे, रेल सेवाएं शुरू करने वाले हैं, ऐतिहासिक दौरा करने वाले हैं, परिवर्तन रैली चल रही है और इस रैली को एक नया मोड़, एक नया आयाम देने वाले हैं पूर्वांचल के मद्देनजर। लेकिन पूर्वांचल की पूरी जो समस्या है, चाहे गन्ना किसानों की समस्या है, चाहे यहाँ पर चीनी मिलों का बंद हो जाना है, चाहे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, चाहे यहाँ विकास नहीं होने की समस्या है, क्या वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी प्रधानमंत्री मोदी की गाजीपुर यात्रा से, या फिर 2017 में जो तमाम मुद्दे बन रहे हैं उसमें पूर्वांचल अभी तक किसी भी दल ने बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया? ये वही पूर्वांचल है, इसको मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल की जनता नहीं भूलेगी और इस कसक को याद भी रखेगी कि उत्तर प्रदेश से तमाम जो सीएम बने वो अपने अपने क्षेत्रों का उन्होंने विकास किया, लेकिन पूर्वांचल जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, उस पूर्वांचल को क्यों उपेक्षित रखा गया? ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक तो नहीं, विडंबना कही जाएगी। और देखिए इस रिपोर्ट में कि पूर्वांचल की जरूरत क्या है, पूर्वांचल का दर्द क्या है और पूर्वांचल की आवश्यकता क्या है, पूर्वांचल का सपना क्या है। उसके बाद तमाम पूर्वांचलियों के पास हमारी सहयोगी अनामिका जाएंगी और उनसे जानना चाहेंगे कि वो आने वाले दिन में पूर्वांचल के लिए क्या चाहते हैं। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन सूर्य पुत्र अस्तांचल के सूरज को भी प्रणाम करते हैं। पूर्वांचलियों का भाग भगवान नहीं लिखता, ये खुद अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखते हैं। इसलिए इन्हें अपनी जन्मभूमि से पूरी उम्र तक दूर रहना पड़ता है। लेकिन छठ ये घर पर ही मनाते हैं। हर साल बस, जहाज, ट्रेन से वापस अपने गांव जवार जाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पिछड़ेपन की वजह से सदियों से पुरुष बाहर कमाने जाते रहे हैं। आजादी से पहले गिरमिट या मजदूर बनाकर जबर या परदेश ले जाया जाता रहा। आजादी की लड़ाई की अगुवाई करने वाले पूर्वांचल को आजादी के बाद भी कुछ हासिल न हुआ। गुरु ने यहाँ की आबोहवा देखकर कई चीनी मिलें खुलवाई। ज्यादातर मिलें आजादी के पहले खुली। कुल 28 चीनी मिलें खुली, जिनमें से ज्यादातर बंद हो गई। 10 में से 5 मिलें तो कुशीनगर में ही बंद हो गई। आजादी के बाद से गोरखपुर के धुरियापार, कुशीनगर के ढाडा बुजुर्ग और महाराजगंज के गडौरा में ही चीनी मिलें स्थापित हो सकी। उनमें भी धुरियापार की मिल बंद हो गई।
आजादी के बाद भी पूर्वांचल की बदहाली ने इन सूर्य पुत्रों को महानगरों में मेहनत मजदूरी के लिए मजबूर बना दिया। गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों का मतलब भुगतान कम, बकाया ज्यादा। कुछ मिलों में तो किसानों को उनके क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान कर दिया गया। इन दिनों में भी किसानों का कम से कम 300 करोड़ रुपया मिलों पर बकाया है। ऐसी एक मिल में एक मां ने दवा के अभाव में अपने 2 बेटों और 1 बहू को तिल तिल कर मरते देखा है। यही हाल कॉटन मिलों का हुआ। पूरब का मैनचेस्टर कहलाने वाला मऊ भी बदहाल हो गया। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में पिछले 10 साल के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही 60 छोटी बड़ी इकाइयां बंद हो चुकी हैं। गोरखपुर में 80, बलिया में 25, भदोही में 75 और मिर्जापुर में 65, चंदौली में 60 छोटे बड़े उद्योगों ने दम तोड़ दिया। गोरखपुर में भी खाद फैक्ट्री से लेकर कई चीनी मिलें बंद हो गईं। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस के बुनकर बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। भदोही का कालीन उद्योग भी बुरे दौर से गुजर रहा है। खनन बंद होने से सोनभद्र में बेरोजगारी छाई तो हमेशा गुलजार रहने वाली मिर्जापुर की गलियां सूनी हो गईं, क्योंकि अब फिर रोजी कमाने परदेश जाना पड़ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी की वजह से बीमारी और बदहाली हर घर में घर कर गई है। प्रकृति भी पूर्वांचल का हर साल इम्तिहान लेती है। 5000 से ज्यादा गांव इसी साल बाढ़ और नदी की कटान की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। 3 साल पहले आई बाढ़ ने करीब 1 लाख परिवारों की जमीन जायदाद छीनकर उन्हें खानाबदोश बना दिया है। बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग के मामले में ये क्षेत्र यूपी के दूसरे क्षेत्रों से काफी पीछे है। ये वही पूर्वांचल है जो कभी समाजवादी आंदोलन का अगुवा था। यही जमीन तैयार कर समाजवादी पार्टियां पूरे यूपी पर शासन करती रहीं, लेकिन किसी ने भी पूर्वांचल की तकदीर बदलने के बारे में ना सोचा। अलबत्ता जातिवाद, धार्मिक उन्माद, कट्टरता का अखाड़ा जरूर बन गई। बाहुबलियों और अपराधियों की कर्मस्थली बन गई भगवान बुद्ध महावीर की धरती। फिर चुनाव आ गए हैं। देश को 34 सांसद और प्रदेश को 184 विधायक पूर्वांचल से मिलते हैं। इस बार सभी 34 सांसद बीजेपी के हैं। बावजूद इसके जमीन पर विकास कम हुआ। कई एमपी अपने सांसद निधि कोष का पैसा खर्च करने में भी दिलचस्पी नहीं लेते। पूर्वांचल का तकरीबन हर जिला सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। तो वहीं 4 महीने पहले तक सांसदों के खाते में उनकी निधि के 60 करोड़ रुपए पड़े रहे। सांसद निधि योजना की रिपोर्ट तो और चौंकाने वाली है। 1-2 नहीं, दर्जनों योजनाएं कई साल के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। वाराणसी मंडल में ही साल 2013-2014 की आधी अधूरी योजनाओं की संख्या 200 से ज्यादा है। 11 मुख्यमंत्री देने वाले पूर्वांचल की उपेक्षा मुलायम और मायावती दोनों के शासनकाल में हुई। मायावती ने सहारनपुर, अंबेडकर नगर के विकास पर जोर दिया तो मुलायम ने संभल, सैफई और इटावा को स्वर्ग बना दिया। ऐसे में लोगों को अब पूर्वांचल से मुख्यमंत्री हुए वीर बहादुर सिंह की याद आती है, जिन्हें पूर्वांचल का विकास पुरुष माना जाता है। वरना वोटों की फसल काटने के लिए वायदों की खेती शुरू हो गई है। केंद्रीय योजनाओं के तहत विशेष पैकेज की घोषणा की गई। प्रदेश सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने की पहल की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को एम्स और खाद कारखाने की सौगात दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। आज भी पूर्वांचल के भाग में जैसे हर तकलीफ, हर दर्द लिखा है। पूरबिया बयार चलती है तो आज भी दर्द देती है। पता नहीं यहाँ विकास कब होगा, कब कमाई के लिए घर के पुरुषों का बाहर जाना बंद होगा। भोजपुरी गीतों में आज भी झलकती है पूर्वांचल की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्वांचल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में आपने देखा। और खुशी की बात कुशीनगर वालों के लिए ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को कुशीनगर भी आने वाले हैं। तो न केवल गाजीपुर बल्कि कुशीनगर भी होंगे, यानी कि पूर्वांचल में अच्छा खासा दौरा वो करने वाला है। और याद रखिएगा कि परिवर्तन रैली का वो एक जिस तरह से चल रही है परिवर्तन रैली, उसको नया आयाम देने वाले, यानी कि आपकी आवाज जरूर प्रधानमंत्री सुनना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अनामिका आपके पास हैं और अनामिका जरूर आप जानिए इन तमाम पूर्वांचल वासियों से कि वो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं पूर्वांचल के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं उम्मीदें बढ़ी तो वो था पूर्वांचल। अब इसे चुनावी मजबूरियां कहें या फिर जनता के प्रति जवाबदेही, पीएम मोदी इस बीच कई बार उत्तर प्रदेश भी आए, पूर्वांचल भी आए, वादे भी हुए, उम्मीदें भी बढ़ी और एक बार फिर से पीएम मोदी गाजीपुर आने वाले हैं, कुशीनगर भी रहेंगे वो।
क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनके सामने रखा जाएगा और क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं उनके इस दौरे से, ये बात करने के लिए हमारे साथ कुशीनगर की जनता मौजूद है, जिसमें कुछ नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, यानी कि हर तबके की बात आज सबके सामने आएगी कि वो क्या उम्मीद करते हैं पीएम मोदी से। शुरुआत में आपसे करूंगी, क्या उम्मीद है पीएम मोदी के इस दौरे से, क्योंकि पहली बार नहीं आ रहे वो, इससे पहले भी आए हैं, इस बार नया क्या? देखिए, पूर्वांचल का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद हैं। वो 2 जगह से सांसद थे, लेकिन उन्होंने गुजरात को छोड़ा और बनारस को चुना। 1 मई को उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से किया उन्होंने, उसके बाद गोरखपुर आए, फर्टिलाइज और एम्स कारखाने का एम्स की स्थापना की। मैं जरूर चाहूंगी कि आम आदमी जो तमाम पीछे परियोजनाएं है देंगे, उनसे जरूर आप बात करें। मैं लगातार देख रही हूँ कि लोग हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल लोग कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात। कुशीनगर की वो जनता है जो भीड़ में गुम है। मैं आपसे चाहूंगी अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई जानना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आगे आइए, आपकी आवाज जरूर पीएम मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं आप पीएम मोदी के इस दौरे पर? मैम, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये काला धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है वो बहुत अच्छा है, और ये आम जनता के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, बस कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम। मोदी पूर्वांचल आ रहे हैं, पूर्वांचल के लिए क्या? पूर्वांचल के लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो पूर्वांचल में आ रहे हैं, हम लोग उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे उनका कि आप आइए और पूर्वांचल की दशा और सही कीजिए, क्योंकि पूर्वांचल में काफी प्रॉब्लम्स हैं और मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम्स इतना जल्दी तो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कंट्री काफी बड़ी है, धीरे धीरे प्रॉब्लम जरूर वो दूर कर। प्रॉब्लम तो है, लेकिन उम्मीदें भी तो है कि पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे तो कुछ न कुछ वादा ऐसा जरूर करेंगे जो कहीं ना कहीं खुशियां बढ़ा देगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि फर्स्ट टाइम इंडिया को ऐसा पीएम मिला है जो हम लोग सोच रहे हैं वो कर रहा है। कोई और भी है जो कहना चाहता है पीएम मोदी के पूर्वांचल आगमन को लेके? कुछ उम्मीदें, कुछ बातें, कुछ सवाल और कुछ फरमाइश, कुछ भी हो आपके दिल में तो आप कह सकते हैं अपनी बात को। आगे आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीनी स्तर के नेता है और हमारी समस्याओं को बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में टीवी। लेकिन आप क्या चाहते हैं उनसे? नरेंद्र मोदी जी हमारे बारे में जानते हैं कि हमारी क्या समस्या है, वो जरूर दूर करेंगे, क्योंकि मैंने न्यूज चैनल पे उनका इंटरव्यू सुना तो वो छोटी छोटी बातें कर रहे थे, जैसे कि राशन कार्ड के विषय में तो उन्होंने इस बात को पकड़ा, और जैसे कि काले धन की बात रही तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ये अपने घर से 150 रुपया लेके आते हैं, 1000 रुपया और 5000 रुपया लेके नहीं आते हैं, तो इनकी कोई समस्या नहीं है। पीएम मोदी पूर्वांचल आ रहे हैं, ये बात और है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है उसके बाद तारीफ तो हो रही है, लेकिन क्या पूर्वांचल के लिए नहीं चाहते आप लोग कि जो विकास के आयाम बनने चाहिए वो बन नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह से जो समस्याएं हैं यहाँ की वो सामने आनी चाहिए? हाँ, मैं मोदी जी आते हैं हमारे उत्तर पूर्वांचल में, मैं अधिक से अधिक चाहूंगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक रोजगार दें और यहाँ की जनता को जो पिछड़े हुए हैं उनका अधिक से अधिक ऊंचे आगे ले जाने के लिए यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दें। और पूर्वांचल से जो यहाँ से काफी नेताओं ने यहाँ से 8 पीएम दिए हैं, अभी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिए गए हैं, फिर मोदी जी आशा है कि कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, खासतौर पर रोजगार की समस्या को लेकर के नौजवान आगे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? यस मैडम, जिस समय नोएडा का निर्माण हुआ था उसी समय गीडा का भी निर्माण हुआ था, लेकिन नोएडा बहुत आगे हो गया है और गीडा बहुत पीछे हो गया है। गीडा पूर्वांचल में ही है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से वो पूर्वांचल आ रहे हैं तो हमारे गीडा को भी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नोएडा के जैसे बनाए। बिल्कुल, यहाँ पे नजीर पेश की गई है नोएडा को कि जिस तरह से वहां का विकास हुआ है ठीक उसी तर्ज पर कुशीनगर के लोग भी आगे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। गीडा के विकास को लेकर के वहां पे करप्शन कम हो और जिस तरह से काम हुआ है नोएडा में ठीक वैसे ही यहाँ पर भी काम हो। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैम, मोदी जी बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। मैं मोदी जी पूर्वांचल आ रहे हैं 27 नवंबर को, उनसे मैं पूरे भारतीय समूह की तरफ से उनसे अपील करना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो एम्स और खाद कारखाना दिए हैं उसी तरह पूर्वांचल में कुशीनगर में हवाई अड्डे और कटरौना चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू कराकर पूर्वांचल को विकास के पटरी पर लाएं। मैं मोदी जी से अपील करता हूं। तो ये डिमांड्स है, ये मांग है पीएम मोदी से, उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ वो देकर जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। और क्या देकर जाएंगे इसके लिए पहले ही जनता की जो मांग है वो सामने आ रही है। कुछ कहना चाहती हैं आप पीएम मोदी के लिए? मैम, यही चाहते हैं कि जो काला धन रखे हैं उनको
पूरा कागज निकाला जाए, जो नॉर्मल अपने मेहनत से कमाए हैं उनको न परेशान किया जाए, जो किया उनको अच्छे तरीके से जो पैसा उनको दे दिया जाए, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी का जो ये ऐतिहासिक फैसला है, इसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर के एक बेटी ने ये कहा है कि कम से कम जो लोग व्हाइट में जिनके पैसे हैं या जो कालाबाजारी नहीं करते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कम से कम उनको इतनी सहूलियत दी जाए कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैम, देखिए जो मोदी जी ने किया है अचानक पैसों को बंद करके, इससे लोगों की बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल के लिए क्या? जी, पूर्वांचल के लिए, चाहे कुशीनगर हो चाहे गोरखपुर हो, मैं जब भी देख रहा हूँ लोगों की जो बूढ़े बुजुर्ग हैं लाइन में धूप में सुबह से जाकर लाइन में लग जा रहे हैं और उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी आराम का जिस तरह की उनके लिए मैं यही चाहता हूँ कि जो ये नोट जो बंद हुआ है इतने जल्दी इनको तुरंत जो है कि बैंकों द्वारा इनको चेंज किया जाए। जी अनामिका, बहुत तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिली और इसमें जो कहा जाए अंतरधारा जो थी वो ये जरूर थी कि कई लोगों के मन में अभी भी हर हर मोदी और घर घर मोदी है, लेकिन हर हर मोदी और घर घर मोदी 2017 में क्या असर दिखाएंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, खासकर पूर्वांचल के संदर्भ में, पूर्वांचल के समस्याओं के संदर्भ में। तालियां बज रही हैं, लेकिन तालियों के पीछे जो किसानों का दर्द है वो हमारे राजनेता कितना समझ पाएंगे। तमाम भीड़ जो लगती है उनके लिए इस इंतजार में ही लगती है कि उनका जो क्षेत्र है उसमें विकास होगा, लेकिन क्या वाकई हमारे राजनेता केवल बातें ही करेंगे या फिर विकास भी करेंगे, ये भी हमें देखना होगा। और जनता भी जरूर ये समझती है कि बातों में दम कितना है और बातों को वो मत में जब बदलती है तो कई अलग अलग तरह के परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि 2017 में पूर्वांचल को जो चाहिए उसको न्यायोचित जो उसका हक है वो जरूर मिलेगा। और न्याय की बात हो रही है तो अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर 43 जजों के नाम जो हैं वो वापस कर दिए थे सरकार ने और 34 जजों की नियुक्ति की गई। और आज जब अदालत में मसला आया तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह स्पष्ट किया कि 43 जजों का जो नाम हमने वापस किया इसके लिए हमने खास एमओपी दिया था कोर्ट के सामने, आखिर कोर्ट ने उस पर क्यों विचार नहीं किया। अब अगली सुनवाई इसमें जल्द ही सीजीआई करेंगे। लेकिन जजों की नियुक्ति नहीं होने से किस तरह की परेशानी हो रही है और क्या ये मामला चल रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के ताजा कदमों की जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की ओर से भेजे गए 77 नामों में से देश के हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए 34 नामों को मंजूरी दी। उन्होंने ये भी बताया कि 43 नामों को पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेजा गया है। मुकुल रोहतगी ने अदालत से ये मांग की कि एमओपी पर भी कॉलेजियम फैसला ले। अटॉर्नी जनरल की ओर से पेश की गई मंजूर किए गए नामों की सूची को देखने के बाद प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि कॉलेजियम की बैठक 15 नवंबर को होगी और उसके बाद खुली अदालत में विस्तृत फैसला दिया जाएगा। इस मामले पर अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक उदासीनता इस संस्थान को तबाह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज हालात ये हैं कि कोर्ट को ताला लगाना पड़ा। कर्नाटक हाई कोर्ट में पूरा ग्राउंड फ्लोर बंद है, क्यों न पूरे संस्थान को ताला लगा दिया जाए और लोगों को न्याय देना बंद किया जाए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि केंद्र सरकार इसे अहम का मुद्दा ना बनाए। हम नहीं चाहते कि हालात ऐसे हों कि एक संस्थान दूसरे संस्थान के आमने सामने हो। न्यायपालिका को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। हम सब बड़े सब्र से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार बताए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची का क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। की कोशिश होनी चाहिए। हम सब जब बात हो रही है जजों की और बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, एक और प्रधानमंत्री मोदी में एक खास तरह का जादू है, इसमें कोई शक नहीं। एक और जादुई नेता उभरे हैं अमेरिका में जिनकी जीत को अभूतपूर्व माना गया, अप्रत्याशित भी माना गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तरह तरह की प्रतिक्रियाएं उनको मिल रही हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस का जो दौरा है वो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कराया। दोनों ही नेता जब एक दूसरे से मिले तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के बीच की जो तलखी है उसको भी दूर किया उन्होंने और व्हाइट हाउस के इतिहास और भविष्य पर चर्चा भी हुई। व्हाइट हाउस का दौरा और डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा की इस ऐतिहासिक मुलाकात को जरूर देखिए आप इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करते हुए बराक ओबामा ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता सत्ता का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ बात कर वह उत्साहित है। उन्होंने ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात को बहुत ही अच्छी और व्यापक बताया। ओबामा ने कहा कि अगर ट्रंप सफल होते हैं तो ही देश सफल होगा। ओबामा ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के प्रबंधन और कर्मियों की भर्ती संबंधी रणनीति को लेकर रुचि और समझ का संकेत दिया और राष्ट्रपति ओबामा ने 8 साल के अपने कार्यकाल में इस पर विस्तार से चर्चा की। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान ओबामा और ट्रंप ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी की थी उसका असर बैठक पर दिखाई नहीं दिया। प्रवक्ता ने कहा कि ओबामा को उम्मीद है कि आगामी राष्ट्रपति अपनी स्वयं की प्राथमिकताएं तय करेंगे और उसी के अनुसार उनके लिए काम करेंगे। दूसरी ओर मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलानिया ट्रंप का स्वागत किया। मिशेल ने उन्हें व्हाइट हाउस के उन हिस्सों में भी घुमाया जहां वो रहती है। मिशेल ने मिलानिया को निजी आवास दिखाया और साथ में चाय पी। दोनों ने व्हाइट हाउस की ट्रूमैन बालकनी में भी समय बिताया। मिशेल ने मिलानिया से व्हाइट हाउस में अपने बच्चों के बड़ा होते देखने के अनुभव की भी चर्चा की। प्रथम महिला की दोनों बेटियों ने व्हाइट हाउस में अपना बचपन बिताया है और अब ट्रंप के पुत्र भी अपने बचपन के कुछ महत्वपूर्ण साल यहाँ बिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। व्हाइट हाउस में अपना बचपन बिताया है। देश और विदेश में देखिए इस टॉप 5 न्यूज में। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री तन्वी सैथ टीपू जयंती के एक कार्यक्रम में मंच पर ही मोबाइल फोन में अश्लील तस्वीरें देखते पकड़े गए। मोबाइल पर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें देखने का उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद विपक्ष ने सैथ के इस्तीफे की मांग की है। तन्वी सैथ ने किसी भी तरह की गलती से इनकार किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस विवाद पर रिपोर्ट मंगाएंगे और सैथ से बात करेंगे। श्रीनगर के निगिन इलाके में स्थित अपने घर से जामिया मस्जिद जाने की कोशिश कर रहे हुर्रियत प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अलगाववादी पार्टियों के प्रस्तावित विरोध मार्च के मद्देनजर शुक्रवार को श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। JKLF के मोहम्मद यासिन मलिक को गिरफ्तार कर श्रीनगर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया और सईद अली शाह गिलानी को भी घर पर ही नजरबंद रखा गया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक लेदर गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सकरी गलियों की वजह से देर हो गई। जब तक बचाव कार्य शुरू किया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जबरदस्त गिरावट के दौर में सेंसेक्स 699 अंकों की गिरावट के साथ 26,819 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 229 अंकों की गिरावट के साथ 8,296 के स्तर पर बंद हुआ। साल में यह दूसरी सबसे जबरदस्त बिकवाली देखी गई। एशियाई बाजारों में गिरावट पर हो रहे कारोबार का घरेलू शेयर बाजारों पर भी असर पड़ा। सेंसेक्स में 700 अंकों से अधिक की गिरावट आई। निफ्टी भी 229 अंकों की गिरावट के साथ 8,296 के स्तर पर पहुंच गया। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा ने शानदार शतक जमाया, जबकि मुरली विजय ने भी शतकीय पारी खेली, जिससे भारत ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में तीसरे दिन 4 विकेट पर 319 रन बनाने में कामयाब रहा। भारत अभी भी इंग्लैंड से 218 रन पीछे है और उसके हाथ में 6 विकेट है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 537 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। और आज का दिन इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की बात में अब बात इतिहास की करते हैं। आज ही के दिन 1888 में पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था और 1936 में लोकप्रिय अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म हुआ था और 1936 में ही प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का भी जन्म हुआ था। और इसके अलावा तमाम अन्य महत्वपूर्ण चीजें आज हुई थी, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को भी गिन सकते हैं। साहित्यकार दत्तोपंत राम ठाकरे का जन्म, जो राजस्थानी साहित्यकार है, उनका भी जन्म हुआ था। और एक और शख्स था जिसने आपको हमको न जाने कितनी पीढ़ियों को खूब हंसाया। और अब जिस तरह से बैंक बंद हैं और ATM जब बंद थे और जब खुले हैं और उसके बाद जो कतारें शुरू हुई, जिस तरह से लोग परेशान रहे और दिख रहे हैं, ऐसे में उस कलाकार की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसी का एक गाना था कि सर तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। आज शायद उस शख्स की खास जरूरत है तेल मालिश चंपी वाले, यानी जॉनी वॉकर की। जॉनी वॉकर एक बस में कंडक्टर थे और तमाम कलाकारों का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी मिमिक्री किया करते थे। एक बार बलराज साहनी ने उनको जब देखा था बस में इस तरह से करते हुए, तो उन्होंने बहुत डांट लगाई थी उनको। उनका कहा था कि बड़े कलाकारों का यह अपमान
ठीक नहीं है। और अगर तुम करते हो, ये कला है, तो इसका सम्मान करो। उसके बाद जॉनी वॉकर को बल्लाद साहनी ने जाकर गुरुदत्त से मिलाया और उसके बाद वो तमाम फिल्में आई हमारे और आपके सामने, जो आज भी हमारे जहन में ताजा है। जॉनी वॉकर को श्रद्धांजलि देते हुए आपको ये खास हमारी एंटरटेनमेंट डेस्क की प्रस्तुति दिखाते हैं। उसके बाद कुशीनगर महोत्सव की भी बात होगी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। गजब भया रे भाई, हाय हाय हाय, केला गुरु को क्यों ना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। एक हारे एक जीते, शर्म की क्या है बात, अरे एक हारे एक जीते, शर्म की क्या है बात। 5 साथी खेल खेले, छूट न जाए साथ। कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। तो बात जब कला की हो, कलाकारों की हो, तो पूर्वांचल को कैसे भूला जा सकता है। देश की बात में कुशीनगर महोत्सव की चर्चा करते हैं, जो कि इस बार तमाम कला और कलाकारों के लिए ही समर्पित है। कुशीनगर महोत्सव में किस तरह से कलाकारों ने, खिलाड़ियों ने और कला ने रंग दिखाया है, देखिए ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।